नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और करंट के मुद्दे को लेकर के आज फिर से हाजिर है आप सबके बीच। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ अन्य लोगों तक भी इस चैनल को शेयर करें। तो अभी क्या है दोस्तों कि जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जीएसटी 1 जुलाई 2017 से पूरे भारतवर्ष में लागू है और ये विभिन्न प्रकार के करों को समाप्त करके वन नेशन वन टैक्स के तहत लाया गया था। और इसमें अभी सरकार द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा इसमें कुछ परिवर्तन किए जा रहे हैं और इसके इसके रेट्स भी चेंज किए गए हैं। तो ये क्या है, तो जीएसटी डाटा को चुराना और जीएसटी में फर्जीवाड़ा करना अब आसान नहीं होगा। और इसके लिए सरकार जो है आगामी 1 अप्रैल से जीएसटी में पंजीकृत सभी यूजर्स के लिए क्या करने वाली है, तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन नियम लागू करने जा रही है। तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लागू होने से जीएसटी इस्तेमाल करने वाले किसी अन्य यूजर के डाटा को चुराना और जीएसटी में किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा करना आसान नहीं होगा। तो ये चर्चा का विषय है। और यहाँ पर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है, तो सबसे पहले पासवर्ड के जरिए लॉगिन किया जाएगा, उसके बाद जो है उसको प्रूफ करना होगा और उसके बाद एक्सेस करना होगा। तो अभी सीजीएसटी अधिकारियों ने यानी सेंट्रल जीएसटी के अधिकारी जो है उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रैल से जनवरी के मध्य जो है 1.95 लाख करोड़ रुपए की कर चोरी पकड़ी है उन्होंने। तो अभी इसी को लेकर के ये मुद्दा बना हुआ है और सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन नियम लागू करने जा रही है। तो देखें तो जीएसटी पोर्टल पर पहले क्या करना होगा, सबसे पहले अपने फ़ोन नंबर को अपडेट करना होगा और एमएफ के तहत मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के तहत वन टाइम पासवर्ड ओटीपी के बिना यूजर लॉगिन नहीं कर पाएंगे। इसलिए सभी यूजर को इस माह में जीएसटी पोर्टल पर अपने फ़ोन नंबर को अपडेट कर लेना चाहिए ताकि ओटीपी प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं हो। यानी मार्च तक ये कहा गया है सभी यूजर्स के लिए कि अपना जो है पंजीकरण उसमें कर लें, साथ ही साथ अपना फ़ोन नंबर भी अपडेट कर दें। 1 अप्रैल से सभी यूजर्स के लिए अनिवार्य हो जाएगा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इस साल 1 जनवरी से प्रयोगात्मक तौर पर 20 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले के लिए एमएफए को लागू किया गया था। यानी जिसकी टर्नओवर 20 करोड़ है तो उसके लिए 1 जनवरी से नियम लागू था ऑलरेडी ही। फिर गत 1 फरवरी से 5 करोड़ टर्नओवर वालों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। तो 1 फरवरी से कौन इसमें शामिल हो गए, 5 करोड़ के टर्नओवर वाले। ठीक है, अब 1 अप्रैल से सभी यूजर्स इसमें अनिवार्य किए जा रहे हैं कि उनको ये करना ही करना है। तो कारोबारियों के लिए नया अपडेट है। 1 अप्रैल से ई वे बिल के नियम में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। 1 अप्रैल से 10 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारियों को 30 दिनों के भीतर अपने ई इनवाइस की जानकारी इनवाइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल में पर देना अनिवार्य होगा। 30 दिन के भीतर जानकारी नहीं देने पर इनवाइस खारिज हो जाएगी। और अभी यह नियम 100 करोड़ और उससे अधिक टर्नओवर वालों के लिए लागू है। अब जो है ये 1 अप्रैल से सभी के लिए लागू हो जाएगा। एक मिनट दोस्तों, तो 1 अप्रैल से ये सभी के लिए लागू हो जाएगा। तो अब क्या है कि होटल और रेस्टोरेंट में खाना जो है अब महंगा पड़ सकता है। आगामी 1 अप्रैल से होटल के रेस्टोरेंट में खाना थोड़ा महंगा हो सकता है। 1 अप्रैल से 7500 रुपये से कम रूम किराए वाले होटल के लिए 18% जीएसटी के साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की सुविधा उपलब्ध होगी। अभी जिन होटलों के कमरे का किराया 7,500 रुपये से कम है वहाँ के रेस्टोरेंट में खाना खाने पर 5% जीएसटी लगता है। तो अब कितना लगेगा, 18%।
ठीक है। अगर ये होटल वाले 18% जीएसटी के साथ आईटीसी की सुविधा को अपनाते हैं तो यहाँ के रेस्टोरेंट में खाना महंगा हो जाएगा। आगामी 1 अप्रैल से पुरानी सामान्य व इलेक्ट्रिक कार की बिक्री पर भी 12% की जगह 18% जीएसटी लगाया जाएगा। यानी कि अब जो पुरानी कारें थी वो सामान्य हो या इलेक्ट्रिक कारें हों, उस पर पहले 12% लगता था जीएसटी, अब वो 18% लगेगा। सेकेंड हैंड कारों की बिक्री करने वाले एजेंसियों के लिए यह नियम लागू हो गया है। साथ ही साथ वस्तु एवं सेवा कर के बारे में देखें तो गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, जिसे हम लोग जीएसटी शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं, वस्तु एवं सेवा कर अप्रत्यक्ष कर का एक रूप है। तो ये किसका, कौन सा कर है? अप्रत्यक्ष कर है, जो भारत में घरेलू खपत के लिए विक्रय की जाने वाली अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। यह मूल्य वर्धित कर यानी वैट के सिद्धांत पर आधारित है, जो पहले वैट लगता था और पूरे भारत में लागू है। इसका भुगतान उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है, लेकिन इसे वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय करने वाले व्यवसायों द्वारा सरकार को प्रेषित किया जाता है। तो भुगतान कौन करता है? उपभोक्ता करते हैं, और प्रेषित किया जाता है किसे? वस्तु और सेवाओं को जो बेचता है। इसने विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को समाहित कर लिया है और उनकी जगह ले ली है, जो पहले केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाते थे। कई अप्रत्यक्ष करों को समाप्त करने और एक राष्ट्र एक कर प्रणाली को लागू करने के उद्देश्य से 2014 में संविधान में यानी भारतीय संविधान में 122वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया था, और संविधान का 122वां संशोधन विधेयक को 2016 में भारतीय संविधान में 101वें संविधान अधिनियम के अनुरूप में पारित किया था। तो ये बिल था। बिल जो लाया जाता है, सारे बिल जो है पारित नहीं होते हैं, ठीक है। जो पारित होता है उसी के तहत संविधान में संशोधन होता है। तो 101वें संविधान संशोधन के तहत जो है ये पूरे देश में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। इसके लिए कुछ संवैधानिक ढांचा भी बनाए गए हैं। तो वस्तु एवं सेवा कर को संवैधानिक आधार प्रदान करने के लिए संविधान में 122वां संविधान संशोधन विधेयक वर्ष 2014 में संसद में पेश किया गया था, और 2016 में संविधान के 121वें संविधान अधिनियम के रूप में पारित किया गया। और इस संशोधन के द्वारा संविधान में 3 अनुच्छेदों को जोड़ा गया। वे कौन कौन से अनुच्छेद हैं? तो ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अनुच्छेद 246A, संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों को जीएसटी से संबंधित कानून बनाने की समवर्ती शक्तियां होंगी। तो जीएसटी में कौन कानून बना सकता है? राज्य सरकार भी बना सकती है और केंद्र सरकार भी बना सकती है, क्योंकि ये समवर्ती सूची का विषय है। यद्यपि संसद के पास वस्तुओं और सेवाओं के अंतर राज्य व्यापार के मामले में कानून बनाने की विशेष शक्ति बनी रहेगी। वहीं दूसरा अनुच्छेद 269A जोड़ा गया। इसके तहत जो है अंतर राज्य व्यापार के मामले में जीएसटी को केंद्र सरकार द्वारा आरोपित और संग्रहण किया जाएगा, लेकिन वस्तु एवं सेवा कर परिषद यानी जीएसटी काउंसिल की सिफारिशों पर कानून द्वारा निर्धारित तरीके से कर राजस्व को केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित किया जाता है। तो केंद्र जीएसटी जो भी कलेक्शन होता है उन्हें किसके तहत जो है केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित किया जाता है? आर्टिकल 269A के तहत। वहीं आर्टिकल 279A के तहत देखें तो यह भारत के राष्ट्रपति को जीएसटी परिषद का गठन करने का अधिकार देता है और उसकी संरचना एवं कार्य प्रणाली को परिभाषित करता है। तो जीएसटी परिषद का प्रावधान किस में है? आर्टिकल 279A में। तो ये था दोस्तों प्रमुख चर्चा का विषय, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। और इन्हीं सब बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।